राधा बेटा, तुम अपने मायके क्यों नहीं गई? आज तुम्हारी बहन मीना वो तो अपने मायके चली गई, तुम्हारा भाई अशोक लेने आया था। क्या हुआ बेटा, क्यों नहीं गई तुम? कोई समस्या है क्या तुम्हारे ससुराल में? नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। अशोक ने कहा तो था मुझसे कि दीदी मैं लेने आ रहा हूँ मीना दीदी को, तो आपको भी लेते चलूंगा, लेकिन मैंने ही मना किया था कि अभी घर में थोड़ा काम है तो तेरे जिया जी मुझे छोड़ने आ जाएंगे। अच्छा, तुम कितनी समझदार हो बहू। और वही तुम्हारी बहन मीना, वह तो कभी किसी की कोई मजबूरियों को नहीं समझती। उसने जो फैसला कर लिया सो कर लिया। मैंने कहा था कि एक दिन बाद तुम्हें विजय छोड़ने चला जाएगा, लेकिन उसने मेरी एक न मानी। ठीक है माँ जी, मैं चलती हूँ। यह दुकान जाने के लिए मेरी राह देख रहे होंगे। ठीक है बेटा। दोनों बहनों में जमीन आसमान का अंतर है। काश राधा मेरे घर की बहू बनती, तो कहाँ ये मीना मेरे घर की बहू बन गई। यह तो कभी किसी की मजबूरी को, कभी कैसी परिस्थिति है कुछ भी नहीं समझती। इसने तो जो फैसला कर लिया सो कर लिया, अपने मन की चलाती है, किसी की एक नहीं मानती। देख रही हूँ समधन जी भी अपनी दोनों बेटियों में कितना भेदभाव करती है। एक को सिराखों पर बिठा कर रखती है और एक को जमीन पर। ना जाने समधन जी कैसी माँ है, कैसा कलेजा है उनका, जो अपनी होनहार गुणवान बेटी राधा को कैसे घर में ब्याह दी है, और वही बेचारी का कोई ध्यान भी नहीं रखता, कोई आता जाता नहीं उसके घर। लेकिन ये मीना तो चमक छल्लो है। देखो यहाँ से वहाँ छम करते नाचते फिरती है। अरे क्या हुआ प्रमिला, मैं देख रही हूँ कब से तू अकेले मंदिर के बाहर बड़बड़ाई जा रही है। अरे क्या बताऊँ जिज्जी, ये राधा और मीना के बारे में सोच रही थी। एक तो हीरा है हीरा, लेकिन जिस घर में हीरा ब्याह कर गई है उस घर में कोई हीरे की कद्र नहीं करता। और हम लोगों को देखो ना, हम लोग मीना की कितनी परवाह करते हैं, उसे घर के ज्यादा काम काज करने नहीं देते, लेकिन मीना तो हमारे बारे में जरा भी नहीं सोचती। मीना बहुत स्वार्थी है जिज्जी, वह हमेशा अपने ही बारे में सोचती है। वह अपने से ज्यादा कभी किसी के बारे में सोच ही नहीं सकती। हाँ यह बात तो है प्रमिला, देखा है मैंने मीना को। मीना सच में बहुत स्वार्थी है, लेकिन वही मीना की बड़ी बहन राधा, वह कितनी समझदार है। लेकिन ना ही ससुराल वाले उसकी कदर करते हैं और ना ही मायके वाले। उसके मायके वाले भी कितना भेदभाव करते हैं अपनी दोनों बेटियों में। अब कल ही की बात ले लो ना जिज्जी। अरे अशोक आया था मीना को लेने, जब एक ही गांव में दोनों बहन ब्याह कर आई है, तो ये कैसा भेदभाव। अशोक अपनी बड़ी बहन राधा को भी तो अपने साथ ले जा सकता था ना, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि अशोक अपनी बड़ी बहन के घर गया ही नहीं होगा। अरे नहीं गया है, देखा था मैंने, वह तो उसके घर के साइड गाड़ी मोड़ा ही नहीं, तुम्हारे घर से सीधा वह शहर क्यों निकल गया। हे भगवान, कैसा जमाना आ गया है, अपने ही बच्चों में माँ बाप द्वारा ऐसा भेदभाव। ठीक है जिज्जी, चलती हूँ अब मैं। अरे कैसे मायके वाले हैं, ना जाने उनकी बेटी में ही कोई खोट होगी, तभी तो एक ही गांव में दोनों बेटियां होने के बावजूद भी सिर्फ एक बेटी को पूछा जाता है, एक बेटी को मान सम्मान दिया जाता है। कोई ना कोई खोट तो बेटी में ही होगी, तभी माँ बाप इतना भेदभाव कर रहे हैं। अरे क्या हुआ भाग्यवान, क्यों इतना बड़बड़ा रही हो सुबह सुबह? अरे रमा बता रही थी, कल बहू का भाई अशोक आया था। क्या? लेकिन कल तो मैं दिन भर घर में था, वह तो यहाँ नहीं आया। वही तो आपको बता रही हूँ, वह अपनी अमीर बहन को लेने गया था मीना को, लेकिन उसने राधा को पूछा भी नहीं। अब बताओ कैसे माँ बाप हैं, कैसे भाई बंद है बहू के, जो अपनी दोनों सगी बहनियों में इतना भेदभाव करते हैं। अरे भाग्यवान, जरा धीरे बोलो, बहू सुनेगी तो बेचारी के दिल पर क्या बीतेगा। अब इसमें उसका क्या दोष है? नहीं, इसमें बहू का कोई दोष नहीं है, सारा दोष तो हमारा ही है। तभी तो हमारे समधी समधन ने हमें ठग लिया, हमें बेवकूफ बना दिया। अरे अपनी गवार बड़ी बेटी हमें सौंप कर हमें 1 रुपए भी दहेज नहीं दिया, और वहीं अपनी छोटी बेटी का ब्याह ठाकुर साहब के साथ घर किया, और वह भी लाखों रुपए की दान दहेज के साथ। भाग्यवान, भले ही हमारे समधे समधन ने अपनी दोनों बेटियों में भेदभाव किया होगा, लेकिन हम अपनी बहू के साथ कोई भेदभाव नहीं करेंगे। हमारे लिए तो हमारी बहू बेटी जैसी है, और बेचारी राधा सच में हम लोगों का कितना ख्याल रखती है। इस घर को उसने संवार कर रखा है। अरे वह तो एक बहू का फर्ज होता ही है, वह अपनी गृहस्थी संभाल कर रखती ही है, लेकिन यहाँ तो हम ठगे गए ना। हमें तो दहेज के नाम पर एक ढेरा भी नहीं मिला। अरे माँ, क्या हुआ, क्यों गुस्सा कर रही हैं आप? गुस्सा क्यों न करूं, कल तेरा साला अशोक आया था, वह भी तेरी साली मीना को लेने। अरे जब वो मीना को लेने आए रक्षाबंधन के लिए, तो राधा को भी लेकर जाता ना, वह तो हमारे घर भी नहीं आया। बस इतनी सी बात माँ, वो असल में अशोक को मैंने ही मना कर दिया था। मैंने कहा था कि रक्षाबंधन वाले दिन मैं राधा को खुद ही उसके मायके छोड़ने आ जाऊंगा, इसलिए वो यहाँ नहीं आया। अरे क्यों मना किया? क्या तेरे पास कोई काम धंधा नहीं है जो तू बहू को उसके मायके छोड़ने जाएगा? उसका भाई अशोक आया था अपनी छोटी बहन को चमचमाती कार से लेने, तो फिर वो अपनी बड़ी बहन को भी लेने आएगा ना, तुझे जाकर छोड़ने की क्या जरूरत है? माँ, मुझे दुकान की खरीदी के लिए कल शहर जाना ही है, इसलिए मैंने जानबूझकर अशोक को मना किया। मैं कल राधा को अपने साथ लेते जाऊंगा। ठीक है बेटा।
जानती हूँ मैं इस रमेश की चाल को। अरे ये जानबूझकर बहू का पक्ष ले रहा है। मुझे मालूम है इसने मना नहीं किया होगा अशोक को, या बस हम लोगों को शांत करवाने के लिए कह रहा है। अरे भाग्यवान, तुम्हें इतना चिंता करने की क्या जरूरत है। वो भाई बहन और वो पति पत्नी निपटे, तुम तो भगवान भक्ति में लीन रहो। जानती हूँ आप कितने भगवान भक्ति में लीन रहते हैं। मैंने तो कभी किसी चीज की मांग नहीं की। मैं तो यह भी नहीं चाहती कि मेरे मायके वाले मेरे ससुराल आकर मेरा हालचाल पूछ कर जाए, लेकिन साल में एक ही दिन तो ऐसा होता है जब ऐसा लगता है कि मेरे भाई आए और मुझे लेकर सम्मान के साथ वो मेरे मायके जाए। मैं जानती हूँ मेरे भाई भाभी, मेरी माँ मेरे और मीना में बहुत भेदभाव करती है। मीना बड़े घर में ब्याह कर गई है, इसीलिए हमेशा उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार होता है, लेकिन वहीं भाभी और माँ हमेशा मेरे साथ दूजा व्यवहार करती है। मुझे इस बात से भी कोई परेशानी नहीं है, लेकिन कम से कम यह दूजा भाव मेरे ससुराल वालों को तो नजर ना आए, बस यही विनती करती हूँ मैं। अब माँ जी मुझे महीनों ताने देगी इस बात का कि अशोक मीना को लेकर चला गया, लेकिन मेरे ससुराल नहीं आया। राधा, राधा। हाँ जी कहिए ना, कोई काम था आपको? राधा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने माँ को समझा दिया है और मैं कल खुद तुम्हारे मायके जाऊंगा और तुम्हें तुम्हारे मायके में छोड़ कर आऊंगा और लेने भी मैं ही आऊंगा। देखो तुम अपना मन छोटा मत करो, मैं तुम्हारे चेहरे पर इस तरह की उदासी बिल्कुल पसंद नहीं करता। समझ में नहीं आता कि जब से पापा इस दुनिया से गए हैं तब से माँ और भाभी मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करती हैं? मैंने क्या बिगाड़ा है उनका? मैंने तो कभी किसी चीज की मांग नहीं की है, लेकिन फिर भी हमेशा मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है। मायके जाती भी हूँ तो बड़ी मुश्किल से एक दिन का समय काट पाती हूँ, क्योंकि मैं अपनी आंखों से देखती हूँ कि मीना के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है और मेरे साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। मन छोटा मत करो राधा, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ और हमेशा रहूंगा। सच में तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हारा बहुत साफ दिल है, कभी कोई तुमसे कपट कर ही नहीं सकता। लेकिन समझ में नहीं आता कि तुम्हारी अपनी सगी माँ और सगी भाभी तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करती हैं। सब दिन कट जाते हैं राधा, यह दिन भी कट जाएगा और मुझे पूरा यकीन है एक दिन ऐसा भी आएगा तुम्हारी जिंदगी में जब तुम्हारे मायके वाले तुम्हें मान सम्मान देंगे, तुम्हारे महत्व को समझेंगे। ठीक है आप जाइए ना, दुकान में कोई नहीं होगा, वरना माँ जी अभी मुझे डांटेंगी कि आप नौकरों के भरोसे दुकान छोड़कर घर आ गए हैं और आकर मेरी सेवा कर रहे हैं। ठीक है राधा, लेकिन तुम ये उदासी छोड़ दो। मैं सच में तुम्हें ही देखने आया था, क्योंकि यह बात धीरे धीरे पूरे मोहल्ले में फैल चुकी है कि अशोक मीना को लेकर चला गया, लेकिन तुम्हें लेने नहीं आया। मुझे मालूम था कि माँ इस बात को लेकर जरूर कोई ना कोई बखेड़ा खड़ा करेंगे घर में, बस इसीलिए आ गया था मैं। अब तुम अपना ध्यान रखना, मैं दुकान जा रहा हूँ। और राधा तुम बिल्कुल चिंता मत करो, कल मैं खुद तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ कर आऊंगा। ठीक है जी, सच में आप कितने अच्छे हैं, मेरा कितना ख्याल रखते हैं। राधा और मीना दोनों सगी बहनें थी। राधा और मीना की शादी एक ही गांव में हुई थी। जहां मीना की शादी एक बहुत बड़े जमींदार के घर हुई थी, वही राधा की शादी बेचारे एक छोटे से दुकानदारी चलाने वाले रमेश के साथ हुई थी। वैसे तो राधा अपने ससुराल में बहुत खुश थी, क्योंकि उसने कभी भी अमीर होने के सपने नहीं देखे थे। उसके अंदर एक बहुत अच्छी कला थी कि वो बहुत थोड़े कम संसाधन में अपनी जिंदगी को खुशहाल बना सकती थी। लेकिन राधा को बस इसी बात का दुख होता कि उसके मायके वाले हमेशा उसमें और उसकी बहन मीना में बहुत ज्यादा भेदभाव करते हैं। लेकिन किसी को यह बात समझ में आती ही न थी कि राधा के साथ उसकी माँ और उसकी भाभी इस तरह का व्यवहार क्यों करती है। जब तक राधा के पापा इस दुनिया में थे तब तक तो दोनों बेटियों के बीच में सामान्य व्यवहार होता था, लेकिन उनके गुजर जाने के बाद राधा की भाभी, माँ और भाई ने लगभग अपना व्यवहार पूरी तरह से बदल लिया था। कोई भी तीज त्योहार में वह मीना को पूछते, मीना के ससुराल आते, शगुन देकर जाते। लेकिन वहीं एक ही गांव में बड़ी बेटी राधा का भी ससुराल था, लेकिन राधा के ससुराल में कोई नहीं आता था और न ही कभी किसी तीज त्योहार में राधा के ससुराल में शगुन भिजवाया जाता था। राधा के पति रमेश और राधा के ससुर गौरी प्रसाद जी बहुत ही सामान्य सीधे साधे इंसान थे। उन्हें इस बात से वैसे तो कोई समस्या नहीं थी, लेकिन उन्हें राधा का दुख देखा नहीं जाता था, क्योंकि राधा की सास रमा देवी बहुत ही कठोर, निर्दयी और कड़क मिजाज की थी। लेकिन राधा की सास राधा को हमेशा ताने देते रहती थी और उसे बार बार इस बात का एहसास करवाती थी कि उसके मायके वाले उसे पूछते नहीं हैं। जबकि राधा की शादी रमेश के साथ राधा के पिताजी ने ही तय की थी। वहीं छोटी बेटी मीना ने तो अपने पति किशोर को पसंद किया था। उसके बाद ही मीना के माता पिता ने किशोर के साथ मीना की शादी करवाई थी। हर किसी को देखकर यही लगता कि एक बहन की शादी अमीर घराने में हुई है, वहीं दूसरी बहन की शादी गरीब घराने में हुई है। इसीलिए ही उसके मायके वाले उन लोगों के साथ ऐसे भेदभावपूर्ण व्यवहार करते हैं। लेकिन असलियत किसी को मालूम नहीं थी कि वास्तव में राधा के मायके वाले राधा के साथ ऐसे भेदभावपूर्ण व्यवहार क्यों करते हैं। यहाँ तक राधा को भी यही लगता कि उसका ससुराल गरीब है, वो अपने भाई भतीजों को महंगा महंगा उपहार नहीं दे सकती, इसीलिए ही उसके भैया भाभी और माँ उसके साथ ऐसा दूसरा व्यवहार करते हैं। खैर
जैसे तैसे रात बीत जाती है और दूसरे दिन रमेश अपनी पत्नी राधा को लेकर उसके मायके पहुंचता है। प्रणाम मम्मी जी। अरे दामाद जी, आप आइए आइए। सॉरी दीदी, आप मुझसे नाराज हैं क्या? वो असल में कल ऑफिस से मुझे एक जरूरी फोन आ गया, इसलिए मीना दीदी को लेकर सीधे मैं घर पहुंच गया, आपके ससुराल नहीं आ पाया। कोई बात नहीं भाई, देखो ना मैं तो तुम्हारे जीजा जी के साथ आ गई। हाँ भाभी। अरे जीजा जी, आप कब आए? बस अभी अभी तुम्हारी दीदी को छोड़ने आया था, बस जा ही रहा हूँ मैं। अरे रुकिए ना जीजा जी, इतनी जल्दी भी क्या है? अरे दीदी, हो सकता है उनको जरूरी काम होगा, जाने दीजिए ना, क्यों रोक रहे हैं? उनका काम रुक गया तो? हाँ हाँ भाभी जी, बस जा ही रहा हूँ मैं। और दीदी, आपका सामान कहाँ है? बैग नजर नहीं आ रहा है। क्या एक ही दिन के लिए आई हैं? सुबह जिया जी आपको लेने आ जाएंगे। नहीं भाभी, बैग सामने ही तो रखा है, आपने शायद देखा नहीं होगा। बहू, जाओ सबके लिए चाय बना लो। अरे माँ जी, दीदी आ गई है ना, दीदी सबके लिए चाय बना लेंगी। वैसे भी कितने दिन हो गए हम लोगों ने दीदी के हाथ की चाय नहीं पी। हाँ हाँ भाभी, क्यों नहीं, आप बैठिए, मैं भी सबके लिए चाय बना कर लाती हूँ। अशोक जी, जरा अंदर आइए। और बेटा, क्या क्या खरीद लिया तुमने बाजार से? माँ, मुझे जो भी पसंद था मैंने सब कुछ खरीद लिया है। तुम्हारी भाभी ने तुम्हारी दीदी के लिए साड़ी लिया नहीं बाजार में? नहीं माँ, राधा दीदी के लिए तो भाभी ने कोई भी सामान नहीं खरीदा। मैंने तो उन्हें याद भी दिलाया कि कल राधा दीदी आएंगी, उनके लिए साड़ियाँ खरीद लेते हैं, लेकिन भाभी ने कह दिया कि उनके पास कुछ नहीं, कोई साड़ियाँ रखी हुई है, उसी में से एक साड़ी उठाकर वह राधा दीदी को दे देंगी। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो जा तू अपनी साड़ियाँ अपने बैग में भर ले। देख, तेरी साड़ियों पर ना राधा की नजर नहीं पड़नी चाहिए, वरना राधा को बहुत बुरा लगेगा। अब बुरा लगे या भला लगे, मुझे इससे क्या मतलब मम्मी? वैसे भी इतनी कीमती साड़ियाँ हैं ना कि दीदी के ऊपर सूट नहीं करेंगी, या बड़े बड़े जमींदार घर की बहुएं पहन सकती हैं। ऐसी भारी भारी साड़ियाँ हैं। दीदी का क्या है, वह तो कुछ भी पहन लेती हैं। अब दीदी और मेरी बराबरी तो हो नहीं सकती ना, फिर मुझे इतना डरने वाली क्या बात है? दीदी भी यह बात जानती है कि दीदी और मेरी हैसियत में जमीन आसमान का फर्क है। अब जिसकी जितनी हैसियत होगी उसकी उतनी ही तो पूछ होगी ना। हो गया मेरी गुलाबो, तूने तो अपना चेहरा गुस्से से लाल कर लिया है। चल गुस्सा थूक और मुस्कुरा दे। देख, तीज त्योहार के दिन ना मैं अपनी लाडो को इतने गुस्से में नहीं देख सकती। मेरे लाडो का चेहरा मुझे गुलाब सा खिला हुआ ही अच्छा लगता है। मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती माँ, कि पापा ने क्या देखकर रमेश जिया जी के साथ राधा दीदी की शादी की होगी। सच कहूँ मीना, समझ में तो मुझे भी आज तक नहीं आया कि तेरे पिताजी ने रमेश में ऐसा क्या देखा जो उन्होंने अपनी बेटी की शादी रमेश के साथ करवा दी। जबकि सामान्य लोग हैं, वो छोटी सी दुकान है उनकी, थोड़ी सी खेती बाड़ी है, फिर भी उन्होंने राधा की शादी वहाँ क्यों करी? मुझे भी यह बात आज तक समझ में नहीं आई। माँ, कभी कभी मुझे बहुत गुस्सा भी आता है कि दीदी और मेरा ससुराल एक ही गांव में क्यों है, क्योंकि कई बार मेरे घर काम करने जो नौकर आते हैं ना, वह लोग मुझसे ऐसी बातें करते हैं कि एक बहन राजकुमारी की तरह रह रही है और दूसरी बहन नौकरानी की तरह। मुझसे लोग पूछते हैं कि राधा मेरी सगी बहन है या नहीं। कई बार तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, तो मैं कह देती हूँ कि हाँ, वह मेरी सगी बहन नहीं है। इधर मीना अपनी माँ के साथ बैठकर बातें करती है और उधर मीना की भाभी अपने पति अशोक को न जाने किस बात पर बहुत जोर जोर से डांट रही थी। अरे लेकिन मेरी इसमें क्या गलती है संगीता? आपकी गलती नहीं है तो क्या, आपकी माँ की तो गलती है ना। आप अपनी माँ को समझा दो, मैं जमींदार घर की बेटी हूँ, ऐसे में किसी की भी सेवा नहीं कर सकती। लेकिन संगीता, जैसे भी हो, है तो राधा दीदी मेरी बहन ना, और इस घर की बेटी है वो। देखो, सबकी अपनी अपनी किस्मत होती है। किसी की किस्मत में राज करना लिखा होता है तो किसी की किस्मत में बस जिंदगी भर नौकरों की तरह काम करना लिखा रहता है। और मैं कहती हूँ कि ऐसे निर्धन गरीब लोगों से मेलजोल बढ़ाने की जरूरत ही क्या है? फालतू में लोगों के सामने शर्मिंदा होना पड़ता है कि वह इस घर की बेटी है, मेरी ननद है, तुम्हारी बहन है। मुझे तो बहुत गुस्सा आती है। मैं तो अपनी सहेलियों को यह भी नहीं बताती कि सच में वह तुम्हारी सगी बहन है। अब मैं क्या करूं संगीता, तुम्हारे कहने से मैं दीदी के ससुराल नहीं गया, दीदी को यहाँ लेकर नहीं आया, सिर्फ मैं मीना दीदी को लेकर आ गया। और क्या करूं मैं, बताओ? बस तुम राधा दीदी से ना दूरियां बना कर रखो, ज्यादा उन्हें सिर पर बिठाने की जरूरत नहीं है। वह राखी बांधने आई है, कल तक राखी बांधकर चुपचाप चली जाएंगी। और सुनो, अलग से कुछ देने लेने की जरूरत नहीं है, मेरे पास उनको देने के लिए साड़ियाँ रखी है, मैं उन्हें साड़ियाँ दे दूंगी। ऐसा मत करो संगीता, जैसे भी है तो बेचारी वो इस घर की बेटी ना, और मेरी बहन है, उसके साथ ऐसा व्यवहार मत करो। वह हम लोगों से बहुत प्यार करती है। प्यार करती है तो क्या, प्यार से पेट नहीं भरता। वह क्या कर सकती है हमारे लिए? भगवान न करे हम किसी दिन किसी मुसीबत में पड़ जाए तो वह 1000 रुपए से हमारी सहायता नहीं कर सकती। लेकिन वही मीना दीदी एक जमींदार घर की बहू बनी है। अरे 400 एकड़ खेत है उनके ससुराल वालों के पास, बड़ी बड़ी 4 गाड़ियाँ हैं, बड़े बड़े 2 बंगले हैं। अगर किसी दिन हम किसी मुसीबत में पड़ गए ना, तो आपकी बहन मीना
पल में हमें उस मुसीबत से बाहर निकाल लेगी। इसीलिए मेरी बात मानो, तुम मीना दीदी से ना जितना हो सके अपना रिश्ता बना कर चलो, उनकी सारी जिद पूरी करो, सारी फरमाइशें पूरी करो, क्योंकि वही हमें आगे चलकर साथ दे सकती है, हमारी सहायता कर सकती है। राधा दीदी हमारे लिए कुछ नहीं कर सकती, वह तो सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए बोझ है। ठीक है, जरा धीरे बोलो, राधा दीदी सुनेंगी तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। संगीता तो सिर्फ ससुराल का रुतबा देखकर ही अपने नंदों के साथ व्यवहार कर रही थी। खैर जैसे जैसे रात बीत जाती है और दूसरे दिन रक्षाबंधन वाला दिन आ जाता है, जब राधा और मीना ने अशोक को राखी बांधा तो संगीता ने अपनी छोटी ननद मीना को भर भर के उपहार दिए। लेकिन वही बड़ी ननद राधा को संगीता ने अपने पास कौन सी जमाने की रखी एक पुरानी सी साड़ी निकाल कर दे दी। लेकिन फिर भी राधा वह साड़ी पाकर खुश हो जाती है। अशोक भैया, मैंने तो इस बार आपके लिए चांदी की राखी बनवाई है। हाँ हाँ दीदी, आप अपने भाई से बहुत प्यार करते हैं और अपने भाई की परवाह भी करते हैं, तो चांदी क्या, आप तो अपने भाई के लिए सोने की राखी भी बनवा सकते हैं। इस तरह दोनों बहनों ने अशोक को राखी बांधी। छोटी बहन मीना की राखी चांदी की थी और उसने अपने भाई के लिए अलग से कुछ उपहार भी लाया था। वहीं बेचारी राधा की राखी साधारण रेशम की डोर थी और वह अलग से अपने भाई को ज्यादा महंगा उपहार तो नहीं दे पाई, लेकिन एक छोटी सी गणेश जी की प्रतिमा दी। नहीं तो कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं दीदी, जो लोग रक्षाबंधन को बस लेने का त्योहार समझते हैं कि बस रक्षाबंधन के नाम पर रेशम की डोर उठाकर ले आते हैं और अपने भाई की कलाई पर बांध के अपने भाई से महंगा उपहार ऐंठ लेते हैं। राधा समझ रही थी कि वह सारे ताने राधा को मारे जा रहे हैं, लेकिन बेचारी राधा ने फिर भी किसी से कोई शिकायत नहीं की और वह अपने भाई को रेशम की डोर बांधकर जाने लगी। तभी उसकी भाभी संगीता ने उसे रोककर एक साधारण सी पुरानी साड़ी देते हुए कहा, अरे दीदी दीदी, ये लीजिए ना दीदी, ये उपहार है आपके लिए रक्षाबंधन का। आशा करती हूँ ये उपहार आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। हाँ भाभी, बहुत सुंदर साड़ी है, ये साड़ी तो मेरे औकात के बाहर की है। भाभी, आपकी बड़ी मेहरबानी जो आपने मुझे इतनी कीमती साड़ी दी। अरे दीदी सुनिए तो। संगीता राधा को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन राधा आज अपने आप को बहुत ही अपमानित महसूस कर रही थी, इसीलिए वह बिना किसी से कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। आज पहली बार अपने ससुराल जाकर बेचारी राधा फूट फूट कर रोती है। तुम्हारी भाभी को जरा भी शर्म नहीं आई, तुम्हें उठाकर अपनी पुरानी साड़ी दे दी उसने, और तुम्हें भी जरा भी शर्म नहीं आई जो उसकी उतरन तुम अपने ससुराल लेकर आ गई। क्या हम इतने भी गए गुजरे हैं कि तुम्हें नई साड़ी खरीद कर नहीं दे सकते जो तुम अपनी भाभी की उतरन ले आई? बहुत हो गया जी, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। आज तो भाभी ने हद ही कर दी। अरे रक्षाबंधन भाई बहन की प्यार और विश्वास का त्योहार है, ये एक रेशम की डोर पवित्रता का प्रतीक बनता है, लेकिन आज भाभी ने एक रेशम की डोर और चांदी की राखी की तुलना करके मुझे फिर से अपमानित किया। बहुत हो गया राधा, अब तुम्हें वहाँ बार बार जाने की जरूरत नहीं है। मैंने भी देख लिया, वहाँ तुम्हारा कोई मान सम्मान नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि तुम भूल ही जाओ अपने मायके को। हाँ जी, मैं भी यही सोच रही हूँ कि आज के बाद अब मैं अपने मायके ऐसे कभी नहीं जाऊंगी। जब तक मुझे भाभी भैया पूरे मान सम्मान के साथ लेने नहीं आएंगे, तब तक अब मैं कभी अपने मायके नहीं जाऊंगी। क्योंकि मीना और मैं दोनों इस घर की बेटी हैं, लेकिन फिर भी मीना के साथ अलग व्यवहार और मेरे साथ अलग व्यवहार अब मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। आज राधा फूट फूट कर रोई थी और आज राधा के पति रमेश को भी बहुत गुस्सा आया था, इसलिए रमेश भी कह दिया था कि अब राधा को अपने मायके जाने की जरूरत नहीं है जब तक उसके मायके वाले सब सामान उसे लेने नहीं आ जाते। इसी तरह धीरे धीरे 7 महीने का समय बीत जाता है, लेकिन एक दिन अचानक राधा के मोबाइल पर राधा की भाभी का फोन आता है तो राधा खुशी से उछलने लगती है। राधा को लगता है कि जन्माष्टमी त्योहार मना रहे हैं, इसीलिए उसकी भाभी भैया ने उसे बुलाने को फोन किया होगा। हेलो हेलो भाभी। हाँ दीदी आपके भाई की बहुत तबीयत खराब है, उन्हें सिटी हॉस्पिटल में एडमिट किए हैं, प्लीज आप लोग जल्दी आ जाइए। क्या अशोक भैया की तबीयत खराब है? सुनिए जी सुनिए। क्या हुआ राधा? अशोक भैया की ना जाने तबीयत खराब है, भाभी का फोन आया था, भैया को सिटी हॉस्पिटल में एडमिट किए हैं, चलिए ना जल्दी, मेरा मन घबरा रहा है जी। क्या ऐसी बात है? ठीक है चलो जल्दी चलते हैं। करीब 1 घंटे बाद रमेश और राधा हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। भाभी क्या हुआ भैया को? नहीं मालूम दीदी, मैं तो घर में थी, इनके ऑफिस से फोन आया था कि इनकी अचानक ऑफिस में तबीयत खराब हो गई है तो इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है, लेकिन यहाँ आने से पता चला कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा है। क्या दिल का दौरा पड़ा है भैया को? हाँ दीदी। अरे तुम 11 बजे से अस्पताल में हो, दोपहर के 4 बज गए, क्या तुमने मीना को फोन नहीं किया? किया था दीदी, मैंने तो सबसे पहले मीना दीदी को ही फोन किया था, लेकिन मीना दीदी का कोई जवाब नहीं आया। उसके बाद मैंने 3-4 बार कॉल किया, लेकिन वह कॉल रिसीव ही नहीं कर रही है।
फिर मैं अकेले बहुत परेशान होने लगी, तब जाकर मैंने आपको फोन लगाया। दीदी, डॉक्टरों का कहना है कि इलाज में 4 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी और माँ जी तो तीर्थ यात्रा पर गई हैं और घर में जितने भी रुपए थे वह सब माँ जी के अकाउंट में जमा है और माँ जी के दस्तखत के बिना हम रुपए नहीं निकाल सकते। समझ में नहीं आ रहा है हम क्या करें दीदी। मुझे यकीन था कि मीना दीदी का ससुराल तो रुपए पैसों से भरा हुआ है, उनके घर तो किसी चीज की कोई कमी नहीं है, तो मीना दीदी मेरी मदद कर देंगी, लेकिन वह तो मुझसे बात तक नहीं कर रही है। भाभी, आप चिंता मत कीजिए, आप डॉक्टर को कह दीजिए कि वो ऑपरेशन की तैयारी करे। मैं भी गाँव जा रहा हूँ और अभी के अभी अपनी जमीन गिरवी रख के 4 लाख रुपए लेकर आता हूँ। हम साले साहब को कुछ नहीं होने देंगे। सुनिए जी, जमीन गिरवी रखने की जरूरत नहीं है। मेरे शादी के समय के जेवर है ना, जो पापा ने मुझे बनवा कर दिए थे और कुछ जेवर माँ जी ने भी बनवा कर दिए थे, वह सारे जेवर ले जाकर बेच दीजिए ना, रुपए आ जाएंगे, अभी के अभी इलाज हो जाएगा भैया का। ठीक है राधा, मैं ऐसा ही करता हूँ। भाभी, आप मत रोइए, हम सब है ना आपके साथ, हम भैया को कुछ नहीं होने देंगे। दीदी, दीदी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको कितना अपमानित किया, आपको जलील किया, हर रोज मैंने आपके साथ दूजा व्यवहार किया, लेकिन फिर भी आज मुसीबत पड़ने पर सबसे पहले आप दौड़ कर आई हैं और यहाँ तक आप मेरी मदद के लिए अपने सारे जेवर तक बेचने को तैयार हो गई। लेकिन मैंने कभी आपकी अच्छाइयों को नहीं देखा, मैंने हमेशा आपका दिल ही दुखाया। अरे भाभी, एक बहन के होते हुए क्या किसी भाई को कुछ हो सकता है? मेरे लिए मेरे सोना चांदी जेवर जरूरी नहीं है, मेरे लिए तो मेरे भाई की जिंदगी बड़ी है। भाई की जिंदगी रही तो ऐसे कई जेवर मैं कमा कर पहन लूंगी। मैं फोन लगाती हूँ मीना को, उसने फोन क्यों नहीं उठाया तुम्हारा? रहने दीजिए दीदी, जबरदस्ती आप उन्हें परेशान मत कीजिए। मुझे आज समझ में आ गया कि सच्चा साथी और सच्चा अपना तो वही होता है जो मुसीबत के वक्त हमारे साथ खड़ा हो। मैंने राखी जैसे पवित्र त्योहार, जो कि एक रेशम की डोर का त्योहार है, उसे भी मैंने सोना चांदी से तौला। लेकिन फिर भी मैं मीना से जानना चाहती हूँ कि वह इतना सब कुछ सुनने के बाद भी हॉस्पिटल क्यों नहीं आ पाई। हेलो मीना, अशोक भैया की तबीयत ठीक नहीं है। हाँ दीदी, मुझे मालूम है, भाभी ने फोन किया था, लेकिन तुम आई क्यों नहीं इतनी बड़ी बात सुनने के बाद भी? दीदी, शादी के बाद एक लड़की का ना असली घर उसका ससुराल ही होता है और मेरे ससुराल वालों ने मुझे वहाँ आने से मना कर दिया, इसलिए मैं नहीं आई। और वैसे भी मैं आकर क्या ही कर लेती, जो भी करते वो तो डॉक्टर ही करते ना। जब भैया ठीक होकर घर आ जाएंगे तो मिलने आ जाऊंगी मैं। बाप रे मीना, जिस भाई ने तुझे सराखों पर बिठा कर रखा, जिस भाभी ने तुझे इतना लाड़ दुलार दिया, तुझे महंगे से महंगे उपहार दिए, और तू कितनी स्वार्थी है कि तू ऐसे समय में अपने ससुराल वालों को सब कुछ बता रही है। जब मायके आने की बारी होती थी तब तो तूने कभी अपने ससुराल वालों की बात नहीं मानी। मायके आने की बारी होती थी तो अपने ससुराल वालों से लड़ झगड़ कर तू मायके आ जाती थी, क्योंकि तुझे वहाँ महंगे से महंगा उपहार मिलता था। छी, कितनी स्वार्थी बहन है तू। तू सिर्फ चमक धमक और दिखावे पर विश्वास करती है, मतलब दिल से कोई रिश्ता था ही नहीं तेरा तो भैया भाभी से। दीदी, ये बेकार के लेक्चर मत झाड़िए आप मुझे। आप चाहे भाभी के लिए कितना भी कुछ कर लो, लेकिन भाभी हमेशा मुझे ही सराखों पर बिठा कर रखेगी, क्योंकि मैं पैसे वाली हूँ, बड़ी जिम्मेदार घर की बहू हूँ। ठीक है, अब रखती हूँ मैं फोन। दीदी, मुझे माफ कर दीजिए दीदी, मैंने आपको समझने में बहुत देर कर दी दीदी। भाभी, आप चिंता मत कीजिए, आप अकेले नहीं हैं, मैं हूँ ना आपके साथ, और यह कुछ ही घंटों में रुपए लेकर आ जाएंगे। और देखना, अशोक का इलाज भी हो जाएगा और अशोक बिल्कुल ठीक हो जाएगा और सब लोग हम खुशी खुशी घर भी लौट जाएंगे। दीदी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, लेकिन आज एक बहुत बड़ा सबक मिला है। मैंने हमेशा रिश्तों को रुपए पैसों से तौला है, लेकिन आज मुझे समझ में आया कि सच्चा रिश्ता और जो दिल से अपना होता है उसे रुपए पैसे या दिखावे की जरूरत नहीं होती, वह हर परिस्थिति में हमारे साथ खड़ा रहता है। और अशोक जी बहुत ही भाग्यशाली हैं जो आप जैसी बहन है उनके पास। असल मायने में आज संगीता को रिश्ते की अहमियत समझ में आई। आज संगीता को अपनी गलती पर बहुत पछतावा होता है, और इधर राधा पूरे समय संगीता के साथ हॉस्पिटल में रहती है, और कुछ ही समय बाद रमेश राधा के गहने बेचकर रुपए देकर आ जाता है, और इधर अशोक का इलाज भी सफल रहता है। फिर खुशी खुशी सब लोग घर लौट जाते हैं। तो मैं आशा करती हूँ दोस्तों आप लोगों को यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह की मोरल स्टोरीज देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।